हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बात IQ में। हम डिस्कस करें राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 3 अगस्त। तो वीडियो के संबंधित कोई डाउट्स हो तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट्स में, और मुझे यदि ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं टेलीग्राम का लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के। पेज नंबर 1 पर बात की जा रही है। बारिश का दौर चालू हो गया है राजस्थान के अंदर, तो ये बहुत बेस्ट तरीका होता है कि आपको यदि रिवर्स का फ्लो पता करना है, कौन सी नदी कहाँ से बहती है, ये बहुत अच्छा मौसम होता है उसको बड़े अच्छे से जानने के लिए। तो मेरा यहाँ पे आप सभी से प्रश्न है कि आप सभी बताइए कि आपके ज़िले में होके कौन सी नदियाँ बहती हैं। आप सभी बताइए, अपने अपने ज़िले के बारे में बताइए कौन सी नदी बहती है। तो बात की जा रही है यहाँ पे पार्वती बांध के बारे में। पार्वती बांध के 19 और पांचना के 6 गेट और कोटा बैराज के 2 गेट यहाँ पे खोले गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी बारिश हो रही है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं कुछ ये लोगों के द्वारा आनंद भी उठाया जा रहा है इस प्रकार से झरने का, बारिश के पानी का। तो ये कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो ये जो बांध हैं, डैम हैं, रिवर्स हैं, तो इनके बारे में आपको बहुत अच्छा समय है इनके बारे में जानने के लिए। आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है कि आपको पता लग जाएगा कि यदि पानी का फ्लो इस एरिया में ज़्यादा आ रहा है, क्यों आ रहा है, डैम यहाँ पे क्यों बनाया गया है। तो ये कई सारे रीजंस होते हैं जो कि ये अच्छा मौसम है इनके बारे में जानने के लिए, समझने के लिए। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि आप अपने अपने ज़िले के अंदर बारे में बताइए कौन सी नदियाँ आपके ज़िले में बहती हैं, और यदि कोई डैम भी है इम्पॉर्टेंट तो वो भी आप बता सकते हैं। यहाँ बात की जा रही है, ये बात की जा रही है बेटियों की। तो हमारी बेटियों के 60 मिनट याद रखेगी दुनिया। बात की जा रही है वुमेन्स हॉकी की। ओलंपिक के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन इनके द्वारा किया गया है, और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नाम आपको पता होना चाहिए, रानी रामपाल का। तो ये भारतीय वुमेन्स जो हॉकी टीम है उसकी यहाँ पे कैप्टन है, जो कि टोक्यो ओलंपिक में नेतृत्व भी कर रही हैं वुमेन्स हॉकी का। तो इनका नाम है रानी रामपाल। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनके नेतृत्व में भारतीय महिला टीम हॉकी ने मैदान में 60 मिनट जिस चुस्ती फुर्ती का प्रदर्शन किया है, उससे साबित होगा कि राष्ट्रीय खेल में हमारी लड़कियाँ किसी से कम नहीं हैं। तो इनके द्वारा बहुत अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा भी चर्चाएं हो रही हैं, तो इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। बात की जा रही है यहाँ पे राजस्थान की वुमेन्स हॉकी की बात की जा रही है। तो वहाँ पे नाम है एक सविता, जो कि द ग्रेट वॉल यहाँ पे बनी है। इनका नाम काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। सविता, इनका संबंध है राजस्थान से। सविता भारतीय महिला हॉकी टीम की उप कप्तान भी हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये वाइस कैप्टन भी हैं। इनका संबंध राजस्थान से। 9 फरवरी 2019 को सविता पैतृक गांव झांसल आई थी। यहाँ भादरा विधायक बलवंत पूनिया के नेतृत्व में उनके चाचा झांझल निवासी राजेश तरदी ने चांदी की हॉकी भेंट की थी। सविता ने गांव की बेटियों का आह्वान किया था कि वे खेल के क्षेत्र में आगे आएँ। तो ये भी इम्पॉर्टेंट नाम हो जाता है। राजस्थान के लिहाज से हम बात करें तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, रानी रामपाल और सविता के बारे में याद रखिएगा। यहाँ बात की जा रही है पेज नंबर 6 पे न्यूज़ है। ये मार्केट के बारे में कुछ नई चीज़ें हैं ये। तो बात की जा रही है IPO को लेकर के, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिसको बोलते हैं। भारत के IPO सफर के महत्वपूर्ण पड़ाव है यहाँ पे। जोमेटो की शेयर बाजार में एंट्री से जगी कुछ उम्मीद। तो मार्केट में अच्छा बूम देखने को मिल सकता है। अभी जोमेटो ऑलरेडी अपना IPO ला चुका है, लेकिन अब नए नए और IPO आने वाले हैं। बाजार का नया अध्याय लिखने को तैयार ऑनलाइन बिजनेस कंपनियां। तो अभी जो ऑनलाइन बिजनेस कंपनियां हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही हैं इस कोविड-19 के दौर में। तो इनके बारे में बात की जा रही है। यहाँ बता रहे हैं कि जोमेटो की स्टॉक मार्केट में प्रभावी लिस्टिंग से अन्य इंटरनेट बिजनेस कंपनियों को जनता से पूंजी जुटाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। भारत के प्राथमिक बाजार में ये होता है एक प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। याद रखिएगा, प्राइमरी मार्केट वो होता है जहाँ पे सबसे पहले शेयर इशू कर दिया जाता है। यदि ये X कंपनी है और ये Y पर्सन को यदि कोई शेयर इशू किया जाता है, अगर ये Y जो पर्सन है ये बाद में फिर से किसी को अपना शेयर दे देता है, तो इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी मार्केट। लेकिन सबसे पहले जो इसको परचेज करता है शेयर को, वो कहलाता है प्राइमरी मार्केट। तो इसके बारे में आपको फ़र्क होना चाहिए, पता होना चाहिए इसके बारे में। तो जब कानून के तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर जनता को हिस्सेदारी देने का दबाव बनाया गया और 1977 में रिलायंस इंडस्ट्री ने पहली बार जनता से पैसे जुटाए, तब से 4 प्रमुख घटनाओं ने बाजार का स्वरूप बदला है। हर घटना ने कंपनी निवेशों का विस्तार किया है या फिर नियम परिवर्तन के लिए संदर्भ बिंदु साबित हुए हैं। तो बात की जा रही रिलायंस की। 1970 में पहला प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम हुआ था IPO रिलायंस इंडस्ट्रीज का। कब हुआ था? 1977 में। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास 2.82 करोड़ रुपये आया था, उस वक्त की बात कर रहे हैं। ये उत्साहित धीरूभाई ने 5 साल की अवधि में 1991 में
भारत में उदारीकरण के दौर में 4 बड़े पब्लिक इशू जारी किए। बात की जा रही है 1991 की, एलपीजी मॉडल जब से स्टार्ट हुए तो उस समय की बात की जा रही है, किस प्रकार से काफ़ी चीज़ों में सुधार हुआ, मतलब दुनिया से मार्केट पूरा जुड़ गया, तो यहाँ पे उसका जिक्र किया जा रहा है। तो 2006 तक जनता से पूंजी जुटाने में सक्रिय रही है RIL कंपनी। रिलायंस की बात की जा रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में, पेट्रोकेमिकल्स है इनकी, पॉलीप्रोपाइलिन इनकी कंपनी है, पॉलीएथिलीन की कंपनी है, पेट्रोलियम ये आप देख सकते हैं, ये इनकी कंपनी है, रिलायंस की ही है ये। तो इनसे पूंजी जुटाने का काम किया गया है, बात की जा रही है। बात यहाँ पे की जा रही है कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ के बारे में जो कि IT कंपनी है, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा, विप्रो, टाइटन, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, नेस्ले इंडिया, ITC। तो ये इनके रिटर्न के बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है कि किस प्रकार से इनका रिटर्न रहा है, कितना अच्छा परफॉर्मेंस इनके द्वारा किया गया है, तो ये बात यहाँ पे की जा रही है। सेबी का देखें तो 1992 में पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का गठन किया गया। याद रखिएगा 1992 में सेबी का गठन किया गया था। अब इसके बारे में बताइए डेट और माह कौन सा था, महीना कौन सा था, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। तो बात की जा रही है यहाँ पे सेबी की। तो देख सकते हैं आप 1990 में 91 में जब उदारीकरण का दौर स्टार्ट हो गया, उसी के बाद जब ग्लोबल पूरी मार्केट बनने लग गई थी, तभी सेबी को लेके आया गया ताकि इन चीज़ों, कोई भी ऐसी गलत जो चीज़ें होती हैं मार्केट के अंदर, उन पे कंट्रोल किया जा सके, इसीलिए सेबी का गठन किया गया 1992 में। इसको आप जोड़ के रखिएगा। 1991 में LPG मॉडल लागू हुआ, उसके बाद 1992 में सेबी का गठन यहाँ पे कर दिया गया। तो ये कुछ इनके बारे में बात की जा रही है कि किस प्रकार से अभी मार्केट की दशा और दिशा रहने वाली है। आने वाले समय में काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारे IPOs आने वाले हैं, तो बड़ा अच्छा होने वाला है मेरे हिसाब से जो शेयर मार्केट है। तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए। यहाँ बात की जा रही है कि भारत में कड़े कानूनों की कमी का ही नतीजा है पेगासस जैसी घटना है। पेगासस काफ़ी ज़्यादा चर्चा में, एक सॉफ्टवेयर है, एक मालवेयर है ये। NSO एक कंपनी है, ये इज़राइल की कंपनी है NSO, जो कि अपने सॉफ्टवेयर को सेल करती है गवर्नमेंट्स को। तो इसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा है, पार्लियामेंट के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ है इसको लेकर के, पेगासस को लेकर के। भारत के अंदर कई सारे लोगों की प्राइवेसी का हनन इसके द्वारा किया गया है, पेगासस ये जो मालवेयर है, तो इसके बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो मैं आपको बता दूं, ये बात कर रहे हैं कि भारत के अंदर इतने अच्छे कुछ सख्त कानून नहीं है, जिसके कारण ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट समिति है, कमीशन है, BN श्रीकृष्ण कमीशन, इसका संबंध है डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के। ये आया था, कुछ रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन अभी तक लागू नहीं की गई हैं। तो नाम याद रखिएगा, डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के BN श्रीकृष्ण आयोग भारत के अंदर बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट आयोग है। तो यहाँ पे बात की जा रही है, भारत से पहले भी 2016-17 मैक्सिको सरकार द्वारा जासूसी के लिए पेगासस के इस्तेमाल की खबरें आ चुकी हैं, और भारत के अंदर भी अभी हाल ही में चर्चा काफ़ी ज़्यादा रही है इस चीज़ को लेकर के। और यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इस प्रकार की चीज़ों को लेकर के, इनको रोकने के लिए यूरोप के अंदर बहुत अच्छा एक लॉ है, एक कानून है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, GDPR इसको बोला जाता है। याद रखिएगा जी, आपसे पूछा जा सकता है ये आपसे। GDPR का संबंध यूरोपियन यूनियन से है। तो यहाँ पे जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है ये। तो अमेरिका भी अपने डेटा की सुरक्षा को लेकर सजग है। अभी इसी सजगता का नतीजा है कि कुछ समय पहले सैन फ्रांसिस्को के न्यायालय में चल रहे मामले में व्हाट्सएप को यह कबूलना पड़ा कि पेगासस द्वारा व्हाट्सएप पर 1400 नंबरों की जासूसी की जा रही है। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 2017 में राइट टू प्राइवेसी को लेकर के भारत के अंदर इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। केस पुट्टास्वामी जो केस आया था, तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अब राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया। तो इसको लेकर के बहुत अच्छे कुछ रेगुलेशन कानून की बात की जा रही है भारत के अंदर, जो कि होने चाहिए। इसी की कमी के चलते इस प्रकार की चीज़ें देखी जा रही हैं। पेगासस के द्वारा जासूसी का काम किया जा रहा है भारत के अंदर, इनको रोकने में काफ़ी ज़्यादा मददगार और सहायक हो सकते हैं, बहुत अच्छे यदि हम कानून बनाते हैं इनको लेकर के। यहाँ कुछ न्यूज़ है, ये बात की जा रही है पॉलिसी बाजार की। तो पॉलिसी बाजार आपने देखा होगा, ये एडवर्टीजमेंट लेके आता है, बताता है कि कौन सा अच्छा, कहाँ पे कौन सी अच्छी पॉलिसी है, इसके बारे में ये अपना डेटा देता है, अपना एनालिसिस बताता है लोगों को। तो अब ये भी अपना एक IPO लाने वाला है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में, तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो पॉलिसी बाजार अपना IPO पेश करेगी। उसकी पेरेंट कंपनी है PV फिनटेक ने सेबी के पास आवेदन किया इसके लिए। इसके जरिए कंपनी का 6017.5 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार का संचालन करने वाली कंपनी PV फिनटेक ने ड्राफ्ट रेड
हैरिंग प्रोस्पेक्टस के अनुसार इस आईपीओ में 3750 करोड़ के इक्विटी शेयर का एक नया निर्गम होगा। इनमें शेयरधारकों की ओर से 2267.50 करोड़ रुपए की बिक्री पेशकश भी यहाँ पे की गई है। तो याद रखिएगा, इस प्रकार के आईपीओ सामने आने वाले हैं तो अच्छा रहने वाला है शेयर मार्केट आने वाले समय में। बात की जा रही है मेगा प्लान की, तो अंबानी की तरह अडानी ने भी तैयार की भविष्य की योजना। ये क्या बात की जा रही है, तो पेट्रोकेमिकल में आ रहे हैं अडानी और सोलर एनर्जी में आ रहे हैं अंबानी। तो अंबानी काफ़ी अच्छा अपना भी हाथ डाल रहे हैं सोलर एनर्जी के सेक्टर में, ये बात यहाँ पे की जा रही है। तो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी ने शेयर बाजार को दी है जानकारी में कहा है कि अडानी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड का गठन किया गया है। इसके साथ ही अडानी पेट्रोकेमिकल्स बिजनेस में एंट्री करने जा रहे हैं। अब तक यह रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रमुख कारोबार था। आप समझ सकते हैं पेट्रोकेमिकल्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज लीडिंग प्लेयर के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन अब अडानी भी इसके अंदर आ रहे हैं। तो अडानी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए का होगा। एपीएल रिफाइनरीज पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स स्पेशल केमिकल यूनिट और हाइड्रोजन प्लांट तैयार करेगी। अडानी ग्रुप ने चालू वित्त वर्ष में कई सब्सिडरी कंपनी का यहाँ पे गठन भी किया है। तो बात ये की जा रही है इस तरह होगा अडानी का दाव, ये कुछ इनके बारे में डेटा दिए गए हैं, इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। तो सोलर एनर्जी के सेक्टर में अब रिलायंस काफ़ी अच्छा यहाँ पर रोल निभाने वाली है। 75,000 करोड़ रुपए का रिन्यूएबल एनर्जी पर कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी रिलायंस इंडस्ट्री जो है, और 100 गीगावाट सोलर एनर्जी उत्पादन करेगी 2030 तक। ये आपको पता होना चाहिए, 100 गीगावाट का उत्पादन करेगी 2030 तक। अब मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि जो रिन्यूएबल एनर्जी से स्पेशली सोलर एनर्जी से भारत का जो लक्ष्य है वो 2022 तक का कितना लक्ष्य है भारत का, मैं आपसे पहले ही पूछ चुका हूँ इस प्रश्न को। तो वो कितना लक्ष्य है, कितने गीगावाट प्राप्त करने का लक्ष्य है सोलर एनर्जी से केवल, ये प्रश्न पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो उसके बारे में मुझे उसमें कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो ये बात की जा रही है रिलायंस के बारे में, जो कि अब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाली है 75,000 करोड़ का रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर। तो ये अच्छी खबर है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। ये कुछ क्विक व्यू हम ले लेते हैं यहाँ पे। जुलाई में 3 महीनों का सबसे तेज वृद्धि दर हासिल की गई है। तो बात करिए जुलाई में IHS मार्केट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के द्वारा 55.3 अंक हो गया है भारत के अंदर। PMI इंडेक्स यह पिछले 3 महीनों में सबसे मजबूत वृद्धि दर है। जून में यह 48.1 पर था। मांग में सुधार और कोरोना महामारी के स्थानीय प्रतिबंध ढील से जुलाई 2021 में देश के विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियां वृद्धि दर्ज की गई है। तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अभी जुलाई में घटा है PMI, तेजी से डगमगा रही चीन की अर्थव्यवस्था। चीन के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ पे PMI काफ़ी घटा है, यानी कि ग्रोथ कम हुई है, जबकि हमारे यहाँ ये बढ़ा है और ग्रोथ अच्छी देखी जा रही है। ये देख सकते हैं, दो कंपैरिजन है, दोनों बड़ी इकोनॉमी है भारत और चाइना के बारे में। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। कंपनी में हिस्सेदारी छोड़ने को तैयार है कुमार मंगलम बिरला की बात ये की जा रही है। तो कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनी है वोडाफोन और आइडिया के अस्तित्व के बचाने के लिए आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला अपनी प्रमोटर हिस्सेदारी छोड़ने को तैयार हैं। कैबिनेट सचिव को लिखे पत्र में बिरला ने कहा कि वे किसी भी सरकारी या घरेलू वित्तीय कंपनी को अपनी हिस्सेदारी देने को भी यहाँ पे तैयार हैं। ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ मोर्चा यहाँ पे खोला हुआ है। क्या मोर्चा है? उपभोक्ता मामलों के सचिव लीला नंदन को भेजे गए पत्र में कैट ने आगाह किया है कि उपभोक्ता अधिनियम के तहत प्रस्तावित ई कॉमर्स नियमों के लागू करने को पटरी से उतारने के किसी भी कदम का देश के व्यापारिक समुदाय की ओर से कड़ा विरोध किया जाएगा। ई कॉमर्स व्यवसाय को बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों के चंगुल से मुक्त करने के लिए व्यापारियों को नियमों के लागू होने के लिए बेसब्री से यहाँ पे इंतजार है। तो जो उपभोक्ता के जो कंज्यूमर जो एक्ट भारत के अंदर है कंज्यूमर को लेकर के, तो वहाँ पे ई कॉमर्स कंपनियों के द्वारा जो गलत तरीके से मतलब सेल की जाती है अपने उत्पादों को लेकर के, वहाँ पे ये एक मोर्चा खोलने की बात की जा रही है कंज्यूमर फोरम जो एसोसिएशन है उनके द्वारा। ये बात की जा रही है वॉर्सा के बारे में। वॉर्सा एक संधि थी, इसका संबंध यूरोप से है। तो यहाँ पे कुछ ये सेलिब्रेशन किया जा रहा है। तो देखते हैं, वॉर्सा पैक्ट है ये। तो वॉर्सा पैक्ट 1955 में हुआ था, साइंड बिटवीन रशिया एंड हर सैटेलाइट स्टेट्स। ये सैटेलाइट स्टेट कौन से हैं? रशिया आपको पता है बड़ा एक देश है, उसके आसपास के जो एरियाज थे रशिया के, जो कि अब उससे अलग हो गए थे 1990 के बाद से। तो ये जो पैक्ट हुआ था वर्सोवा पैक्ट जो है, ये रशिया और इन जो इसके आसपास के जो देश हैं या इसी के हम राज्य जब बोल सकते हैं उस समय, तो इनके बीच हुआ था ये वार्सा का पैक्ट है। यहाँ बात की जा रही है शॉर्टली आफ्टर वेस्ट जर्मनी वाज एडमिटेड टू नाटो। ये कब हुआ था? जब वेस्ट जर्मनी जो है पश्चिमी जर्मनी नाटो के साथ मिल गई थी, नाटो में शामिल हो गया था। उसके बाद इस प्रकार की घटना देखी गई। ये वार्सा का जो पैक्ट है ये 1955 में निकल के आया रसिया और उसके सैटेलाइट स्टेट के बीच में। द पैक्ट वाज ए म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। ये एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट था। किन किन के बीच में होगा? रशिया
और ये जो राज्य से लगे हुए थे रशिया से, इनके बीच में, विच द वेस्टर्न कंट्रीज परसीव्ड एज अ रिएक्शन अगेंस्ट वेस्ट जर्मनी मेंबरशिप ऑफ नाटो। जो पश्चिमी देश थे उनको लगा कि जो वेस्ट जर्मनी का नाटो के अंदर प्रवेश हुआ है, उसकी सदस्यता ली है नाटो के वेस्ट जर्मनी के द्वारा, तो ये उसका एक रिएक्शन है, जो कि वर्सोवा जो एक्ट है, पैक्ट है, जो वर्सोवा पैक्ट निकल के आया है, ये किसका रिएक्शन है, जो कि पश्चिम जर्मनी नाटो के अंदर शामिल हुई, इसी का कारण है, इसी का रीज़न है कि ये जो पैक्ट है, वर्सोवा पैक्ट निकल के आया 1955 के अंदर। तो इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, क्योंकि इसके बारे में कुछ अभी सेलिब्रेशन चल रहा है। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जरा सा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट्स में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।